मॉर्निंग करते कंसंट्रेशन के टर्म्स में जाते हैं। सो कंसंट्रेशन किस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं, किस तरह से उन लोगों को दिखाई जाते हैं, सो उसी हिसाब से आज हम लोगों को ये डिस्कशन है। सो पहले हम लोग लेते हैं सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन का मतलब हो गया है कि कोई एक कंपोनेंट भी रह सकता है या दो या तीन भी रह सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दो कंपोनेंट रहा यानी कि एक और दो सिर्फ रहा तो उसको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, उसको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। इसी हिसाब से अगर तीन कंपोनेंट रहा यानी कि एक दो तीन और एक यहाँ पे अगर रहा तो उसको बोला जाएगा ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसी हिसाब से उन लोगों को बोला जाता है। ठीक है, अभी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही हम लोगों को डिस्कशन है। सो उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और उसको एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है उसी हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन के ऊपर दो है, वन इज सोल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। सो सोल्यूट तभी बोला जाएगा जो एक मिनिमम अमाउंट में रहना पड़ेगा, दैट इज मीन्स लोअर अमाउंट इट विल बी प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट। और सोल्वेंट उसी को बोला जाएगा जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा और जिसका, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस जो कंपोनेंट ज्यादा रहेगा सो उसको बोला जाएगा सोल्वेंट। सो सोल्वेंट का मतलब होगा जो अमाउंट ज्यादा रहेगा। अभी पकड़ लो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। सो पकड़ लो अभी शुगर सॉल्यूशन। सो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रहते हैं और शुगर थोड़ा सा शुगर रहता है। सो शुगर हो गया सोल्यूट और जितना ज्यादा हम लोगों को पानी है सो इसलिए हम लोगों को पानी बोला जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन ये इस तरह से भी नहीं है कि हमेशा हम लोगों को ऐसे ही ये सब मिल सकते हैं। सो कभी कभार ऐसा होता है कि उन लोगों को वहाँ पे गैसियस भी रह सकते हैं, कभी लिक्विड भी हो सकता है और कभी हम लोगों को सॉलिड भी मिल सकता है। पकड़ लो अभी जो भी सॉल्यूशन अभी तक मिला हुआ है वो कॉमनली हम लोग ले रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि हर किसी में लिक्विड रहता ही है। जो हम लोगों को सॉल्यूशन बोलने से जो हम लोगों को दिमाग पे ये आते हैं, सो मैक्सिमम ओकेजन पे हम लोगों को क्या होता है कि लिक्विड ही आता है दिमाग में। पहले जोर क्या आता है कि लिक्विड में किसी न किसी एक कंपोनेंट को डिसॉल्व करना ही बोला जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वो लिक्विड ही रहेगा, कभी कभार वो गैस के लिए भी हो सकता है, वो सॉलिड के लिए भी हो सकता है। मतलब सोल्वेंट कभी कभार हमेशा के लिक्विड ही नहीं होगा ऐसा नहीं है। सो इट कैन बी गैस, सोल्वेंट कैन बी गैस, सोल्वेंट कैन बी लिक्विड। लिक्विड का तो एग्जांपल हम लोगों को पता है ही, और साइड बाय साइड सॉलिड भी हो सकता है। अभी पकड़ लो लिक्विड का जो भी हम लोगों को मिला हुआ है वो देखो लिक्विड कहाँ से कहाँ तक कौन सा कैसा है। इसमें हम लोगों ने प्रेजेंटली यहाँ पे लिया हम लोगों को वाटर, सब में देखो वाटर ही है, ठीक है। लेकिन वाटर हो गया लिक्विड और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज गैस। सो दैट्स मीन्स सोल्यूट इज ए गैसियस कंपोनेंट एंड लिक्विड वहां पे सोल्वेंट है। सो अगर लिक्विड सोल्वेंट रहा तो उसको बोला जाएगा लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। सो सिमिलरली इथानॉल को पकड़ा, इथानॉल अभी अल्कोहल है, अल्कोहल आर एग्जिस्ट इन लिक्विड। सो दैट मीन्स we can prepare liquid solution by dissolving liquid in liquid too. लिक्विड को लिक्विड में भी डिसॉल्व किया जा सकता है, जिस तरह से अल्कोहल को ये वाटर में डिसॉल्व। जिस तरह से कभी कभार फिल्म वगैरह या कभी पार्टी वगैरह में तुम लोग देखे ही हो कि कोई अल्कोहल अगर ले रहा है तो डेफिनेटली दे आर पोरिंग द अल्कोहल इन वाटर। सो उसी हिसाब से ये है। और साइड बाय साइड अगर सॉलिड भी कभी कभार तब सॉलिड भी लिक्विड में रह सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों को ग्लूकोज पकड़ लो या शुगर को एग्जाम्पल ले सकते हो पानी पे, या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो। सो ये सबको बोला जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। जिस तरह से हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन मिला उसी हिसाब से हम लोगों को सॉलिड सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसी हिसाब से गैसियस सॉल्यूशन भी मिल सकता है। मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ। एक सॉल्वेंट हो गया अभी गैस, तो गैस हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर में सबसे ज्यादा क्या रहता है नाइट्रोजन, और उसी पे क्या रहता है ऑक्सीजन रहता है। तो उसी लिए हम लोगों को ये इसको बोला जाएगा गैस इन गैस, एंड सिंस सॉल्वेंट इज गैस सो दिस वन विल बी कॉल्ड एज गैसियस सॉल्यूशन।
अगर नेक्स्ट वाले में जाए सो इसमें देखो दोबारा से क्या है, हम लोगों को नाइट्रोजन ही है, हाँ, और उसी हिसाब से क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, सो लिक्विड को हम लोग इसी हिसाब से लिक्विड पे गैसियस पे डाल दिया। सो सिमिलरली अगर हाइड्रोजन अगर सॉलिड के लिए भी देखा जाए तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन जो है वो गैसियस है, वो पैलाडियम के मेटल के सरफेस के ऊपर वो लगा रहता है, सो इसलिए उसको बोला गया सॉलिड सॉल्यूशन वेयर गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। सो आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, how to express concentration of solution. So for the first one, I am discussing about the mole fraction. ठीक है? So mole fraction हमेशा solute के लिए अलग निकलते हैं और solvent के लिए भी अलग से निकालना पड़ता है। solute का mole fraction express करेंगे moles of solute divided by total moles of solution, यही इसी को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। ऊपर में क्या रहेगा मोल्स, नीचे क्या रहेगा टोटल, ठीक है, ऊपर में रहेगा मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अगर तुम्हें कंपोनेंट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर जनरल करके ये सोचा जाए तो मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मोल्स को एन दे के समझाया जाता है और मोल्स ऑफ द पार्टिकल और डिवाइडेड बाय टोटल मोल एन टोटल, सो यही होता है मोल फ्रैक्शन। अभी पकड़ लो सोल्यूट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उसी हिसाब से अगर सोल्वेंट के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ऊपर में आ गया मोल्स ऑफ सोल्वेंट और नीचे आएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक्स सोल्यूट और एक्स सोल्वेंट दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अभी तुम लोगों का ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस लिए ऐसे 1 हो सकता है। सो अभी ये मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ ये। सो से फॉर दिस वन इज सोल्यूट, आई एम कंसीडरिंग सोल्वेंट एज द 1 एंड सॉल्यूशन विल बी एज ए सोल्यूट विल बी एज ए 2। सो x विल बी इक्वल टू x, अभी किसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, 2 के लिए, सो x2। ऊपर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिप्रेजेंटिंग बाय n2 टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट और द सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया सोल्वेंट भी रहेगा और सॉल्यूशन भी रहेगा, ये हो गया x2 के लिए। उसी हिसाब से x1 के लिए क्या हो सकता है, ऊपर में आ गया n1 जो हो गया मोल्स ऑफ सोल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्वेंट n1, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हुआ n2, टोटल मोल क्या होगा, दो सिर्फ दोनों ही कंपोनेंट रहते हैं, सो इसलिए हम लोग इसको प्लस कर देंगे n1 प्लस n2। अभी अगर x1 और x2 दोनों को अगर प्लस किया जाए तो ऊपर में क्या आएगा, दोनों का नीचे वाला सेम है, n1 और n2 दोनों में सेम है। सो n1 प्लस n2 हम लोगों को एलसीएम आ गया, ऊपर में क्या रहा n1, इसके क्या रहा n2, सो ये इसको हम लोगों को फ्रैक्शनल करने से कितना आएगा, वैल्यू आएगा 1। सो यही होता है, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन समझ में हो, मोल फ्रैक्शन कैन बी अंडरस्टैंडेबल। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि तुम्हें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तुम्हें बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसके लिए निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2। और उसका ये एक अलग से दिया हुआ है कि उसका परसेंटेज है 20% दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है, 20% बाय मास बोला गया है। अभी अगर ये सब इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हमेशा तुम लोग एक काम करना, पहले लिखना सॉल्यूशन साइड में, हाँ, एज ए रफ वर्क ये कर लेना, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, ठीक है। अभी जो सोल्यूट है वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2, और सोल्वेंट क्या रहेगा, सोल्वेंट डेफिनेटली इट विल बी वाटर। सो इन दोनों का सॉल्यूशन है। जब इसका परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ये होगा 100 और सोल्यूट होगा 20% बोला गया, या कि नहीं कि 20 और रिमेनिंग कितना रहा 80। सो टोटल विल बी 100
So this one will be 20, this one will be 8. If it is in gram, so let's represent it in gram. So that means ethylene glycol present in the solution will be hardly 20 gram. अभी ये 20 ग्राम के लिए हम लोग सोल्यूट का N2 इक्वल कितना आएगा वो निकलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद इसमें 2 कार्बन है, सो 12 into 2, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 1 into 6, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और उसी हिसाब से ऑक्सीजन 2 है, सो इसलिए 16 into 2 ये लेंगे। ठीक है, इसके आगे कितना 24, 6, 30 and 32. So ultimately this one will be 62 gram. So it will be divided by 62. और इसका आंसर कितना आया ये देखो 0.322, इसका आंसर आ गया 0.322 मोल। उसी हिसाब से इसमें N1 के लिए अगर सोल्वेंट, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सोल्वेंट ज्यादा है, सो इसलिए 1 पकड़ेंगे, ये कम है सो इसलिए 2 पकड़ेंगे हमेशा डिनोट करने के लिए। सो इसमें ऊपर आएगा 80 और नीचे आएगा कितना 80। ठीक है, सो इसमें कितना आ गया 4.4 आ गया उसका मोल। अभी जब हम लोगों को मोल मिल ही चुके हैं, सो क्योंकि हम लोगों को मोल मिल चुके हैं, सो बेटर ये मोल को हम लोग अभी एक्सप्रेशन के लिए ले जाएंगे। ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यही हम लोगों को करना है। सो अगर मोल निकल गए तो कोई इशू ही नहीं है। सो अभी x1, अगर अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, ऊपर कितना लिखेंगे मोल्स ऑफ द सोल्यूट, N1 लिखेंगे, नीचे N1 प्लस N2। सो N1 कितना है 0.322, सॉरी ये N1 का वैल्यू था, हम लोगों ने सोल्वेंट को 1 पकड़े थे, सो दिस वन इज N1, दिस वन इज N2। सो N1 का वैल्यू आ गया 4.44 आ गया, और इसमें नीचे कितना आएगा 4.44 प्लस 0.322। सो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जो भी आएगा वही होगा आंसर। सो 0.932। अभी x1 का वैल्यू मिल गया, सो x2 का वैल्यू कितना होगा, x2 विल बी 1 minus 0.932। सो इसका आंसर कितना आएगा, वो हो गया ये। ठीक है, सो दोनों उसी हिसाब से तुम निकाल सकते हो, जो भी आसानी रहेगा। सो 1 से माइनस करने के लिए आसान रहेगा। ये इस तरह से इन लोगों ने दो बार ये किया हुआ है। सो पहले किए ग्लाइकोल के लिए, बाद में किया वाटर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, मतलब इसको 1 से माइनस कर दिया और आंसर आ गया सही। सो उसी हिसाब से मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस और भी पकड़ रहा हूँ, सो उसमें लेट्स मूव टू देयर। सो अगर किसी को मास फ्रैक्शन या वॉल्यूम परसेंट में अगर दिक्कत हो तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। जब भी हम लोगों को कोई भी एक परसेंटेज निकालना पड़ता है, पकड़ लो तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट में अगर परसेंटेज निकालना है, तो क्या करते हो, पहले ऊपर में जो मार्क्स तुम्हें ऑब्टेन हुआ वो रखते हो, नीचे में डिवाइड करते हो। हाँ, डिवाइड कितने से, टोटल से, इनटू 100। उसी हिसाब से अगर मुझे मास निकालना हो, सो मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन हम लोग पकड़ेंगे ऊपर में, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन को ऊपर, और नीचे में आएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सो उसी हिसाब से जहाँ पे ये मास है, अगर इसको मैं वॉल्यूम कर दिया तो वही हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगर वॉल्यूम परसेंटेज बोला गया तो उसी हिसाब से मास के जगह हम लोग क्या रखेंगे, वॉल्यूम। बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। सो यू हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 mole of NaCl in 55.6 mole of water। सो ये किस तरह से निकाला जाएगा, सो ये करके देखो एक बार। ठीक है, ये दिस वन इज वेरी इजी वन। सो इट्स गिवन इन मोल्स, सो बोथ द मोल्स आर गिवन। सो इसमें मोल फ्रैक्शन अगर x फॉर NaCl हम लोग निकाले तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो NaCl का वैल्यू कितना है वो पहले देखो। NaCl का वैल्यू आ गया, मोल हो गया 1.00 मोल आ गया, और नीचे आ गया 1.00 प्लस 55.6
55.6 55.6। ऊपर में भी क्या है, यूनिट मोल है, और नीचे में भी मोल है। सो इसलिए ये मोल कैंसिल जाएगा, और इसलिए हमेशा मोल फ्रैक्शन में कभी भी कोई भी ये नहीं रहता है, देयर विल नॉट बी एनी यूनिट। सो मोल फ्रैक्शन आर यूनिट्स। अभी ये कैलकुलेट करके देखो, आंसर मैंने दिया हुआ है 1.77। ओके, you just try to find out whether this one is correct or not. Similarly, इसमें बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, so find the mole fraction बेरियम क्लोराइड, यानी कि तुम्हें इस तरह से समझना पड़ेगा, solution is equal to solute plus solvent, solute plus solvent। ठीक है, अभी solute कितना दिया हुआ है 5 मोल, ठीक है, और इसमें कितना 10 मोल। सो हम लोगों को टोटल मोल हो गया 15, सो 5 डिवाइडेड बाय 50। सो ये होगा, ऊपर में रहेगा 5, नीचे में आएगा 50, तब जाके मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 का मोल फ्रैक्शन आएगा। सो उसी हिसाब से यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू, और ये आ गया 1/3 आ गया। अभी 3 से 1 को अगर डिवाइड किया तो ये आएगा 3, सो 9, सो इट विल बी कंटिन्यू, राइट। सो दैट इज द पार्ट। So उसी हिसाब से these are all are simple questions. So basically you have sometimes you have to find out the proper mole in the component. Okay, so very simple one. So similarly ये भी करके देखो 0.240 इसका दिया हुआ है, और इसका ये अगर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले इथाइल ग्लाइकोल के लिए, so C6H12O6, तब उसका क्या आएगा, ऊपर आएगा NC6H12O6 का ऊपर आएगा, और नीचे में टोटल का मोल नीचे लिखेंगे, प्लस आएगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल। इथानॉल का मतलब हो गया C2H5OH। अगर तुम्हें पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल, then this one the equation will be changed। ऊपर में आ गया number of moles of C2H5OH, और नीचे आ गया ये NC6H12O6 plus NC2H5OH। सो इसी हिसाब से जाएगा। सो इसका वैल्यू कितना आ गया, ऊपर में आ गया 0.240, नीचे कितना आ गया 0.24 plus 4.76। So this is the way how to solve the part। और इसका आ गया कितना, ऊपर में आ गया 4.76, और नीचे में आ गया 0.24 plus 4.76। So this is the way। ठीक है, so इसी हिसाब से you just try to solve out the mole fraction equations। So similarly this one is given, so mole fraction, moles is given, so if whenever there is a moles is given, you will not find any difficulty। Sometimes they may be given in gram, so for that you have to transform the gram into mole, transform it gram to mole, right? So here is one another questions where you have been asked to determine the mole fractions। So already we have known the mole fraction of solute or solvent, whatever they have been asked। So I will write it, the component here। So the mass of the either solute or solvent will be here, and divided by the mass of the solution into 100। So here is the questions। So in the questions, first as a rough work, I will prefer to write this one। So solution equal to solute plus solvent। So अभी solute कितना दिया हुआ है, so or what is the solute prepared by adding 2 gram of a substances। solute का मतलब हो गया ये जिसका सिर्फ 2 ग्राम लिया हुआ है, और सोल्वेंट का मतलब हो गया कितना सब्सटेंस है, और सोल्वेंट का मतलब हो गया वाटर, और उसका 18 ग्राम लिया हुआ है। सो इसका मतलब हो गया कि तुम्हें अभी मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर ए का निकलना है, सो ऊपर में क्या आ गया मास ऑफ द ए, ऊपर में आ गया मास ऑफ ए, और इसका 18 और इसका 2 मिला के कितना होगा 20। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन हो गया 20। सो 2 डिवाइडेड बाय 20, सो ये ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 2 प्लस 18। सो इसका मतलब हो गया ऊपर में 2, नीचे में 20, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट रहा, सिर्फ 100, सो इट विल बी हार्डली 10%। सो उसी हिसाब से तुम्हें मास परसेंटेज को भी कैलकुलेट करके देखना है।
So these are the very easy exercise, I think. So hope you have understand all those part. So one more questions on the how to find out the percentage of the mass percentage. So here it is the mass percentage. अभी तुम देखो इसमें mass percentage निकलने के लिए बोला गया है किसके, बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है. So the formula is already given. So first, always uses write the basic equations, that is solution equal to solute plus solution is equal to solute plus solvent. Solute plus solvent. So always prefer to write the basic equations first. So according to the question, solute is C6H6 and solvent is CCl. Since CCl4 is near about 122 gram and benzene is near about 22 gram. So total gram of solution will be 144 gram. So that's why the mass percentage of, if I have to calculate out the mass percentage of C6H6 percentage, this one is the in mass percentage. So mass percentage. So mass percentage, if I have to find out, up mass of the component in the solution, how much is there? 22 gram. Am I right? So up 22 gram. And down, this one will be total mass, that is 144. So if I calculate out whatever the answer it will be answer for the mass percentage of the benzene. And similarly, if they ask for the mass percentage of carbon tetrachloride, then the upper part will be changed. That means this one will be, I have to write it 122 gram divided by this one. So very simple, I think. Hope you can follow it up. और जो भी तुम्हें दिक्कत आ गया वो मुझे बाद में सेंड कर दो, ठीक है, और नहीं तो कमेंट पे जाके कमेंट कर दो तो आसानी रहेगा. So this one is the part of our discussions today. So hope you have complete understanding of mass percentage as well as the mole fractions. ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं. So now you are being asked to calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. मतलब इसमें दो solutions है. So this one is solution, solute and solvent. So these are the part. So always try to figure it out what the questions is already been asked. So this one is the solution is equal to solute plus solvent. Okay, so it is. So solute is benzene, that means C6H6. How much it's given is that 30% of it by mass. So that means W by W. Okay, here this one will be W, this one is W2. If it is in volume, that means this one should be volume then. Okay, so now these have been given. So if it is 30%, that means how much of solvent should be there? 70%. So what is it? It is, according to the questions, it is carbon tetrachloride. That means CCl4 should be there. So that's why total moles of the solution, so total mass of the solution will be 100. So hence I will divide 30 by 100 into 100. So that means mass percentage of the benzene will be 30. So now the question is to determine not the mass percentage. You have been asked to determine the mole fraction of benzene. So for mole fraction of benzene, I have to find out I have to figure out the moles of the component. So for that, first 30 grams is this mass, and its molar mass will be, what would be molar mass? 6 carbon. So 6 into 12 is equal to 72. And how many number of hydrogen? 6 numbers of hydrogen. So 6 into 1. So ultimately 6. So it will be 78. So 78. So hence to find out the moles, I have to divide it out by 78 grams. So whatever the answer it will be, since I am considering solute as the 2, so that means this one will be N2.
Similarly, for N1 will be 70 divided by CCl4. For CCl4, how many number of carbon? 1. So 1 into 12 so is equal to 12. And how many numbers of chlorine? 4. So 4 into 35.5. If I multiply 35.5, 35.5 into 4, 5 4s are 20, 22, remaining 2, 4 3s are 12, 14. So it will be 142. So that means 144 gram will be its molar mass. So if it is molar mass is 144, so I have to divide it out 144 gram, right? So now now I have to find out the mole fraction, right? I have to find out the mole fraction. So for mole fraction, what I have to find out the mole fraction for the benzene only. So X benzene means C6H6 is equal to number of moles of the components. That means N C6H6 will be up, N C6H6 plus N CCl4. So this one is the answer. Okay, so hope you get the proper way to determine the mole fractions. और अगर किसी का भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ सकते हैं, so kindly let me know. और कोई भी अगर इसमें डाउट रहा या क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकल रहा है, so better you just forward me or just place a comment. So today's questions, always in each and every class, I just take one questions to which have to comment me out. So today's question is that the unit of mole fraction. What would be the unit of mole fraction? Is it mole per liter inverse or mole, or it's a unitless component? So you just comment me below. Okay, thank you all. Hope if अगर तुम लोगों को ये समझ में आया, so definitely इसको चैनल को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए. अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट पे जाना, कमेंट में मुझे वो लिखो. ठीक है? ओके, बाय.